Good morning, friends. Today we are going to start with problem number 9. Now look at the problem number 9 in your question sheet. They have given you the income and expenditure account of City Sports Club for the year ended 31st March 2018 was as follows. Now these are the income and expenditure. अभी तक जितने problems we have solved, in those problems they have given receipts and payment. उसके अलावा कुछ opening की information, कुछ closing की information दी थी और उसके basis पे they have asked you to prepare the income and expenditure account and closing balance sheet. And in order to calculate a opening capital fund, they have given certain information about opening balances. That is the closing balances as at last year. Last year के जो closing balances थे उसको opening balance sheet में you have taken, and with the help of that you have calculated a opening capital fund, और वो opening capital fund आपने closing balance sheet में use किया था. तो previous problem में they have given you receipts and payment और आपको उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला था. अब इस प्रॉब्लम में उन्होंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है और उसके बेसिस पे दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड अ क्लोजिंग बैलेंस शीट. नाउ अगर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और जिसके बेसिस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो आई इन द इनिशियल लेक्चर आई टोल्ड यू दैट receipt and payment is based on cash principle, whereas income and expenditure is based on accrual principle. Receipts and payment account में you will take all the cash receipt and cash payment made during the year. कौन से ईयर का पेमेंट हो रहा है वो irrelevant है. आपने अगर कैश में उसको रिसीव किया है और कैश में अगर पेमेंट किया है तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आएगा. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में you take only those particular amount which belongs to the current year. यानी आप क्या करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के कोई भी फॉर एग्जांपल सैलरीज है, इनकम एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में पेमेंट साइड दे हैव गिवन सैलरीज, तो आप सैलरी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड एज अ बेस लेते थे और उसमें प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग आप करते थे माइनस और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग उसमें करते थे ऐड. उसी तरह प्रीवियस ईयर में अगर सैलरी एडवांस में पे किए लास्ट ईयर में, तो उसको करंट ईयर के अंदर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड उसको ऐड करते थे, क्योंकि लास्ट ईयर एडवांस पे किया है ना वो करंट ईयर का है, आप उसको ऐड करते थे. और करंट ईयर में जो एडवांस पेमेंट किया है नेक्स्ट ईयर का उसको आप करते थे माइनस. यानी आप क्या करते थे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में से सैलरी पिक करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड इनर कॉलम में सैलरी लेते थे अमाउंट, उसमें प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस करते थे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर का एडवांस पेमेंट करंट ईयर में ऐड करते थे और करंट ईयर का एडवांस पेमेंट उसमें से माइनस करते थे. ये आप करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हर एक आइटम के लिए. अगर वो इनकम साइड का आइटम है फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, तो आप रिसिप्ट साइड के सब्सक्रिप्शन को एज अ बेस लेते थे इनकम साइड, उसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल माइनस करते थे, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऐड करते थे और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस माइनस करते थे, क्योंकि आप एक्रूअल प्रिंसिपल पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, दे हैव गिवन यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट. यानी आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते थे उसका पूरा उल्टा आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में करेंगे, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश प्रिंसिपल. आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड सैलरी दिया है, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाते वक्त, ये अकाउंट बनाते वक्त पेमेंट साइड आप लेंगे सैलरीज. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप क्या करते थे, पुराना आउटस्टैंडिंग आप माइनस करते थे, तो यहाँ पुराना आउटस्टैंडिंग आप ऐड करेंगे. कौन से बेसिस पे,
प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी आपने करंट ईयर में पे किया होगा, इसलिए पुराना आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से, लिसन केयरफुली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड मैं सैलरीज का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूं। सैलरीज को आप बेस लेंगे, सैलरीज कहां पे आएगा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड आएगा सैलरीज। यू गोइंग टू राइट इन दिस मैनर, बाय सैलरीज बराबर। फॉर एग्जांपल आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,20,000 रुपीज सैलरीज दिया हुआ है, यू गोइंग टू राइट इन दिस मैनर 1,20,000 बराबर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस किया होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10,000, उसको करेंगे ऐड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने क्या किया था, माइनस, लेकिन यहाँ पे ऐड। कौन से प्रिंसिपल पे, कि अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर में उसका आप पेमेंट दोगे, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूं। और अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड हुआ है, क्योंकि एक्रूअल प्रिंसिपल पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी आपने वो पेमेंट नहीं किया है, तो ये 1,20,000 में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम है आप यहाँ पे ले रहे हो, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें एडेड है, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में वो आइटम आपको क्या करना है, माइनस, लेस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 20,000, वो आप माइनस कर देंगे। उसी तरह प्रीवियस ईयर का रिसीव इन एडवांस, लास्ट ईयर अगर एडवांस रिसीव हुआ था तो उसका मीनिंग है वो करंट ईयर का था, तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको किया होगा ऐड। तो यहाँ पे वो लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट किया था, तो लास्ट ईयर पेमेंट किया था, तो करंट ईयर में पेमेंट नहीं किया, तो क्या करेंगे, लेस लास्ट ईयर एडवांस बराबर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एडवांस कितना आपने पेमेंट किया था, 15,000, वो माइनस कर देंगे। और करंट ईयर में भी आपने एडवांस पे किया है 25,000, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर में एडवांस पेमेंट किया है, वो नेक्स्ट ईयर का है, मगर आपने करंट ईयर में पेमेंट किया है, तो वो क्या होना चाहिए, ऐड करंट ईयर एडवांस पेमेंट। लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो माइनस, करंट ईयर एडवांस पेमेंट इसको करेंगे प्लस। तो इस तरीके से ये अमाउंट आपका एक्चुअल पेमेंट में आएगा। 1,20,000 प्लस 10,000 1,30,000, 1,30,000 प्लस 25,000 1,55,000, 1,55,000 माइनस 35,000 विल बी 1,55,000 माइनस हाउ मच, 1,35,000, तो कितना आ रहा है ये, 1,20,000, वही अमाउंट आ गया 1,25,000। गॉट इट। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओल्ड आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे, या ओल्ड आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करते तो यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर का एडवांस आप ऐड करते थे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एडवांस माइनस करेंगे। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का एडवांस माइनस करते थे तो यहाँ पे करंट ईयर का एडवांस ऐड करेंगे। गॉट इट और नॉट? दिस इज हाउ यू हैव टू कैरी आउट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। उसी तरह इनकम के रिसीप्ट्स के लिए रिसीप्ट्स विल बी पिकअप फ्रॉम इनकम। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम विल कम ऑन द रिसीप्ट साइड और expenditure will come on the payment side. So that's what they have given. Now we'll try to solve this. This was just an example. If you want to write down, please write down. This was just an example. Last year outstanding add, current year outstanding minus, last year advance minus, current year advance plus.
Now what they have given? The income and expense. Look at problem number 9. The income and expenditure account of City Sports Club for the year ended 31st March 18 was as follows. Salaries 1,20,000, printing and stationery 6,000, rent 12,000, repairs 10,000, sundry expenses 8,000. Similarly, annual dinner expenses 30,000, interest to bank 6,000, depreciation of sports equipment 6,000, and there was a surplus of 12,000. On the income side, they have given by subscription received, by entrance fees, by contribution for annual dinner, by profit on annual sports meet. That's it. Apart from that, they have given certain additional information which we are going to suppose to take it in an opening and a closing balance sheet. What they have given? The above account has been prepared after the following adjustment. Subscription outstanding in the beginning, यानी previous year का outstanding 12,000. Subscription received in advance in the beginning, यानी previous year का advance 9,000. Subscription received in advance at the end, यानी current year का subscription received in advance 5,400. Subscription outstanding at the end 15,000, यानी current year का outstanding 15,000. Salaries outstanding at the beginning at the end and at the end of the financial year were 8,000 and 10,000 respectively. Sundry expenses included prepaid insurance expenses of 12,000. Now, sundry expenses included prepaid insurance expense of 12,000. There was a prepaid insurance 1,200. The club owned a freehold ground valued 2 lakh. The club has sports equipment on 1st April 17 valued at 52,000. At the end of the year after depreciation, the sports equipment amounted to 54,000. यानी opening value of sports equipment were 52. Closing value was 54. That means there is supposed to be certain purchases of sports equipment. क्योंकि opening balance 52 था, वो बढ़ के 54,000 हो गया, यानी कुछ ना कुछ आपने करंट ईयर में परचेज किया होगा. The club raised a loan of 40,000 from a bank on 1/1/2017. 1/1/2017 means last year 2016-17. Here we are preparing for 31st March 18, यानी 17-18. 17-18 कहां से स्टार्ट होगा? 1st April 17 से 31st March 18. और ये लोन कब लिया है? 1st January 17, यानी 1st January 17 कौन से ईयर में आएगा? 2016-2017. लास्ट ईयर में आपने लोन लिया है, विच वॉज अनपेड टिल 31st March 18, यानी वो जो लोन पिछले साल लिया था, यानी पिछले साल भी वो पेएबल था और करंट ईयर में भी पेएबल है. इट विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड. On 31st March 18, cash in hand was rupees 32,000. So this is the information they have given. Now first, we try to put down the additional information as regards to opening and closing balance sheet. And relevant to that, we are going to take under receipts and payment. All the relevant adjustment, whatever they have given as regards to additional information, we are going to take under receipts and payment. Now what is the first information they have given? Look at the problem. Subscription outstanding in the beginning. Subscription is an income, that is income receivable at the beginning, यानी previous year. कितना? 12,000. Subscription receivable और subscription outstanding कितना था पिछले साल? receivable 12,000. उसी तरह करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करंट ईयर का कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लास्ट में दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 7.25 पे लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया हुआ है? 15,000. उसी तरह एडवांस के बारे में क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, यानी लास्ट ईयर एडवांस मिला था आपको, कितना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर में आपको एडवांस मिला था. लास्ट ईयर में एडवांस मिला था यानी आपकी लायबिलिटी हो गई. वो कितना एडवांस था आपका? 9,000. और उसी तरह करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना है 5400। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब इससे रिलेटेड आप इनका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आप इससे रिलेटेड आप एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में कितना दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 1,60,000। अब वो 1,60,000 कैसे आए होंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करने के बाद, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड करने के बाद, करंट ईयर का एडवांस माइनस करने के बाद। अब ये सब चीज को आपको रिसिप्ट में उल्टा करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो रिसिप्ट साइड वी आर गोइंग टू राइट डाउन टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन कितना है, बेस लेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सब्सक्रिप्शन अमाउंट को। कितना अमाउंट दिया हुआ है इनकम साइड 1,60,000। अब ये 1,60,000 रुपए आपको दिए हुए, अब ये इनकम में दिए हुए 1,60,000। अब वी आर रिकॉर्डिंग ऑन द रिसीट, तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे यानी वो आपको करंट ईयर में मिल गए होंगे, तो इसको करेंगे ऐड, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016-17 लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग आपको मिल गए होंगे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग आपको नहीं मिले तो आपने इनकम में उसको ऐड किया, यहां पे क्या करना पड़ेगा माइनस, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017-18 करंट ईयर का रिसीवेबल यानी रिसिप्ट नहीं हुआ होगा, ये क्या करेंगे माइनस। उसी तरह ये पिछले साल एडवांस मिला था यानी वो करंट ईयर का था, तो आपने इनकम में उसको ऐड कर लिया होगा, तो यहां पे वो क्या करेंगे आप माइनस, लेस एडवांस रिसीव्ड इन 2016-17 कितना -9,000। और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर में एडवांस में रिसीव हुआ यानी पैसा आया है, क्या करेंगे ऐड, प्लस एडवांस रिसीव इन 2017-18 कितना एडवांस रिसीव हुआ है 5,400। ये एंटायरली जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने किया है उसका अपन रिवर्स कर रहे हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप माइनस करते हो, यहाँ कर रहे हो ऐड। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते हो ऐड, यहाँ कर रहे हैं माइनस। प्रीवियस ईयर का एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते हो ऐड, यहाँ पे माइनस। करंट ईयर का एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप करते हो माइनस, यहाँ पे करेंगे ऐड। तो व्हाट इज अ नेट subscription? What is the net amount of subscription you have? 1,60,000 plus 12 minus 15 minus 9 plus 5,400. This is 1,53,400. बराबर। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि to subscription 1,60,000, am I right? 1,60,000, yes, plus outstanding of 2016-17 less outstanding of 2017-18 plus minus advance received in 2016-17 plus advance received in 2017-18. Outstanding of 16-17 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में मिल गया होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं मिला होगा। प्रीवियस ईयर का एडवांस प्रीवियस ईयर में मिल गया होगा। करंट ईयर का एडवांस करंट ईयर में आपको मिला है। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना आ रहा है आपको 1,53,400। 1,60,000 plus 12 minus 15 minus 9 plus 5,400, 1,53,400
53,400 is an amount for subscription. Fine. नेक्स्ट एडजस्टमेंट या नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन किस बात की दी हुई है? सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वेर 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी लायबिलिटी. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना था? 8,000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरीज है आपका 10,000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपका कितना है? 10,000. नाउ इससे रिलेटेड अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में एडजस्टमेंट. आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड सैलरीज कितना दिया हुआ है? 1,20,000. यानी आप इसको बेस लेंगे. बाय सैलरीज कितना दिया हुआ है? 1,20,000 का अमाउंट दिया हुआ है आपको सैलरीज का. ये इसको बेस लिया, बराबर. अब पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी था, यानी आपको करंट ईयर में दे दोगे, यानी इसको करेंगे ऐड. आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016-17 कितना? प्लस 8,000. और करंट ईयर का देना बाकी है, यानी आपने उसको दिया नहीं है. आउटस्टैंडिंग ऑफ 17-18 कितना? 10,000. इसको करेंगे माइनस. ये कितना आ रहा है? 1,28,000 माइनस 10 विल बी 1,18,000. 1,18,000 इज योर सैलरी पेमेंट. एक्चुअल पेमेंट आपने कितना किया है? 1,18,000 का. उसके बाद वो बोल रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूडेड प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,200. प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या किया होगा? माइनस. तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1,200. यानी करंट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस. करंट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस यानी इट इज योर, आपने एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया है, यानी इट इज योर एसेट. प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1,200. और आपने इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड उन्होंने सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 8,000. बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर साइड 8,000. और क्या बोल रहा है? 1,200 रुपए आपने एडवांस में पे किया है, पेमेंट किया है, यानी कैश में पैसा गया है. तो क्या करेंगे? ऐड एडवांस पेमेंट फॉर करंट ईयर में. एडवांस पेमेंट किया है 17-18 में, यानी वो कौन से ईयर का रहेगा? 18-19. कितना एडवांस पे किया है? 1,200. यानी आपने टोटल पेमेंट कितना किया होगा इंश्योरेंस का? 9,200. 9,200 पेमेंट में दिख रहा है. एक्सपेंडिचर साइड कितना आएगा? 9,200 माइनस एडवांस 1,200, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है. तो आप 1,200 माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर साइड कितना आएगा? 8,000. आपने बराबर 8,000 एक्सपेंडिचर साइड लिया है, बराबर. नेक्स्ट क्या है देखिए, एडजस्टमेंट. द क्लब ओन अ फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यू 2 लाख. क्लब के पास 2 लाख रुपए का फ्री होल्ड ग्राउंड है. फ्री होल्ड ग्राउंड कितना है? 2 लाख का. इज देयर एनी फर्दर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फ्री होल्ड ग्राउंड गिवन अंडर एडिशनल इंफॉर्मेशन? उसके आगे क्या दे रहा है? क्लब हैज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 April 17 and current year. The club raised a loan, so there is no additional information for freehold ground. Now look at the income and expenditure and see to it, is there any additional information for freehold ground? Expenditure side, salary, printing, rent, repair, sundry expense, annual dinner, interest, depreciation. And credit side, subscription, entrance fees, contribution for annual dinner and profit on annual sports meet. So there is no additional information for freehold ground. इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका लास्ट ईयर फ्रीहोल्ड ग्राउंड का वैल्यू था वही करंट ईयर में आएगा. फ्री होल्ड ग्राउंड कितना? ₹2 लाख.
आपके पास 2 लाख रुपए का फ्री होल्ड ग्राउंड है, बराबर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, द क्लब हैज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 17, यानी 31 मार्च 17 को आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे, ₹52,000 के आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हाउ मच, 52,000, बराबर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 54,000, यानी करंट ईयर में आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने हैं, 54,000 के। अब देखते हैं कि वैल्यू क्यों बढ़ गई, 52,000 से आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो क्यों बढ़ गई। नाउ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहां वर्किंग नोट कर रहा हूं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग वैल्यू कितनी है, ओपनिंग वैल्यू है आपकी 52,000, बराबर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड आपको दिया हुआ है, अगर आप देखोगे पेज नंबर 7.25 पे, तो डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 लेस डेप्रिसिएशन 6,000, तो 52,000 का इक्विपमेंट आपके पास था, 6,000 रुपए का डेप्रिशिएट हुआ वो करंट ईयर में वैल्यू, तो ये कितना आना चाहिए, 46,000 शुड बी द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज ऑन 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 46,000। लेकिन वो क्या बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि उसकी क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 54,000 है, given in additional information, closing value कितना दिया है, 54,000, जबकि होनी कितनी चाहिए 46, लेकिन दे रहा कितना है 54,000। इसका मीनिंग क्या है कि आपने करंट ईयर में कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है, तो कितने का परचेज किया होगा, इसका डिफरेंस 46,000 से 54,000 डिफरेंस कितना है, 8,000। इसका मीनिंग क्या है कि आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बराबर। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का हुआ है, ₹8,000। ये 8,000 आपने परचेज किया, यानी आपने पेमेंट किया होगा, तो ये कहां पे आएगा, आपके रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में। ये वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे लिखेंगे, बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितने का परचेज हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ पे 8,000, यू गोइंग टू राइट डाउन हियर वर्किंग नोट नंबर 1 कितना, 8,000। और यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था, वो बोल रहा है क्लोजिंग वैल्यू उन्होंने दी है 54,000। यू कैन डायरेक्टली राइट देयर 54,000 और यू कैन शो द वर्किंग ओवर देयर। वर्किंग कैसा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 52,000 का था, लेस डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है करंट ईयर के अंदर, 6,000, और प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले भी विल राइट डाउन, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज इन करंट ईयर, कितने का परचेज किया 8,000, ये हो गया टोटल 16,000, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है उन्होंने दिया है आपको एक्सपेंडिचर साइड 6,000, तो नेट वैल्यू 52 प्लस 8 60, 60 माइनस 6 54,000। आप ये ऐसा वर्किंग बता सकते हो आपके बैलेंस शीट में, या डायरेक्टली जो 54 दिया है वो भी लिख सकते हो। तो ओपनिंग वैल्यू 52,000, क्लोजिंग वैल्यू 54,000 और करंट ईयर में परचेज कितना है 8,000। किस तरीके से आया, 52 का ओपनिंग था, डेप्रिसिएशन 6,000 आपके एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग वैल्यू आनी चाहिए 46, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो बोल रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 18 is 54,000, तो उनका डिफरेंस क्या है, इट इज अ परचेज व्हिच आर रिटन ओवर हियर। जस्ट कॉपी दिस।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट इज आपका फ्रीहोल्ड ग्राउंड हो गया, आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। आपको बोल रहा है द क्लब रेज द लोन ऑफ 40,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन 1/1/17। लास्ट ईयर आपने लोन लिया था, लोन विल बी ऑन द लायबिलिटी साइड। लोन आउटस्टैंडिंग, सिंपली राइट ऑन लोन। कितने का लोन था? 40,000। आगे क्या बोल रहा है? विच वॉज अनपेड टिल 31 मार्च 18, यानी करंट ईयर तक वो रिपे नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे भी कितना? 40,000। इज देयर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लोन? उन्होंने आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ दिया हुआ है कि लोन से रिलेटेड? ऑन द पेमेंट साइड, एक्सपेंडिचर साइड सॉरी, सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, रिपेयर, sundry expenses, annual dinner, interest, depreciation. On income side, subscription, entrance fees, contribution for annual dinner, profit on, there is no information. तो पिछले साल जो लोन था एज इट इज आपके करंट बैलेंस शीट में आ जाएगा और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? On 31st March 18, cash in hand was 32,000. That is a closing cash in hand. Closing cash in hand यहाँ पे आएगा। I am rubbing this. You please copy this separately. Fine. क्या बोल रहा है? क्लोजिंग कैश इन हैंड, यानी यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और यू कैन कॉल इट एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इन हैंड। कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 32,000। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कैश बुक, तो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। नाउ वी हैव पुट ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। नाउ कम टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फर्स्ट आइटम ऑन द एक्सपेंडिचर साइड इज अ सैलरी। Salary, we have taken salaries. Yes, we have taken salaries. Payment. Then there is a printing and stationery. Have you taken printing and stationery? No. Buy printing and stationery. Printing and stationery कितना दिया हुआ है? Expenditure 6,000. Then to rent. Buy rent. How much? Rupees 12,000. Then buy repairs. Is there any repair? No. Buy repairs. कितना है repairs? Buy repairs is 10,000. Then buy sundry expenses. Sundry expenses we have taken 8,000 और 1,200 रुपए आपने एडवांस में पे किया है। To annual dinner expenses. Buy annual dinner expenses. Buy annual dinner expenses. कितना खर्चा किया? पेमेंट। Buy annual dinner expenses कितना दिया हुआ है? 30,000. Then to interest to bank. बैंक को आपने इंटरेस्ट दिया है। Buy interest to bank. How much? Buy interest to bank is 6,000. उसके बाद to depreciation of sports club पेमेंट में नहीं आएगा because it is a नॉन कैश एंट्री। उसके बाद है सरप्लस 12,000। ये सब चीजें आपने पोस्ट कर दी। एक्सपेंडिचर के सभी आइटम यू हैव पोस्टेड ऑन द पेमेंट साइड। नाउ कम टू द इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन इज अ रिसिप्ट, यू हैव टेकन दैट। Then there is buy entrance fees rupees 10,000. Buy entrance fees rupees 10,000. Now entrance fees is a income. To entrance fees, how much? Rupees 10,000. एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई है करंट ईयर के अंदर, इट इज योर कैश रिसीप्ट, तो आपने उसको रिसीप्ट साइड ले लिया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, आपने आपके मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन लिया, दैट इज योर कैश रिसीप्ट टू कंट्रीब्यूशन
फॉर एनुअल डिनर, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर कितना है? कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर रिसीव 20,000। उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट, यानी सब खर्चा वर्चा करके आपको कैश में प्रॉफिट कितना हुआ है? ₹20,000 टू प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीट, एनुअल स्पोर्ट्स मीट कितना खर्चा हुआ है आपका? कितना अमाउंट आया है? 20,000 रुपए का आपको रिसिप्ट हुआ है, बराबर। ये सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर फ्रॉम मेंबर्स एंड प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? नथिंग, बराबर। नाउ यहाँ पे यू हैव इनकम, सॉरी रिसीप्ट्स, you have payment, closing cash. Tell me, balancing figure will be what? Balancing figure will be opening cash. Balancing figure will be opening cash. To balance brought down, that is nothing but opening cash in hand. Opening cash in hand or simple cash in hand. Now what is an opening cash in hand? That will be your balancing figure that will go to opening balance sheet, and this will go to closing balance sheet. What is the total of payment? 1,18,000 plus 9,200 plus 8,000 plus 6,000 plus 12,000 plus 10,000 plus 30,000 plus 6,000 प्लस 32,000, तो आपको टोटल कितना आ रहा है? 2,31,200। 2,31,200 और ये माइनस करेंगे आप रिसिप्ट्स के आइटम, -153,400 माइनस 10,000 माइनस 20 माइनस 20 विल बी 27,800। तो आपका ओपनिंग कैश कितना आ रहा है? 27,800। एक बार क्रॉस चेक आप लोगों को करना है, ये हो गया 27,800। ओपनिंग कैश विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक 27,800 और क्लोजिंग कितना है? 32,000। ये 32,000 ऑलरेडी उन्होंने आपको दिया हुआ है। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है? 32,000। Got it? Now you have receipts and payment tallied. Now opening balance sheet से you will find out opening capital fund. क्या फाइंड करेंगे? opening capital fund. Opening capital fund balancing figure कितना आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल फंड देखिए 12,000 प्लस 2 लाख, एसेट की टोटल कर रहा हूं ओपनिंग 52 और 27,800, ये टोटल आ रहा है 291,800। कितना आ रहा है? 291,800। ये क्या आएगा आपका? 291,800 बराबर। और आपका बैलेंस कितना आ रहा है? -9,000 -8,000 -4, 291,800 -9,000 -8,000 -40,000, तो ये आ रहा है आपका 2,34,800। 2,34,800 ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल फंड। यहाँ पे आप लेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आया आपको? 234,800 और इसमें आप ऐड करेंगे सरप्लस या फिर माइनस करेंगे डेफिसिट। आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिफर करिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस दिया हुआ है आपको 12,000 का, प्लस
12,000, तो ये कितना आ रहा है आपको देखिए 234,800 प्लस 12,000 हो रहे हैं आपके 246,800। ये आ रहा है आपका टोटल कैपिटल, टोटल टैली हो रहा है क्या देखिए 246,800 प्लस 5,400 प्लस 10,000 प्लस 40,000, ये हो रहा है आपका 302200 302200। और एसेट साइड देखिए टैली हो रहा है क्या 15,000 प्लस 1,200 प्लस 2 लाख प्लस 54,000 प्लस 32,000। दैट्स इट, परफेक्टली टैली 302200। तो दिस इज व्हाट यू आर, एज सिंपल एज दैट। क्या किया आपने, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया। किस बेसिस पे प्रिपेयर किया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। तो मैंने आपको बताया कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बेस्ड ऑन कैश प्रिंसिपल, तो जो भी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप करेंगे उसको यहाँ पे रिवर्स करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अमाउंट रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अमाउंट रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर विद दिस? So this is how you have to prepare the receipts and payment and opening and closing balance sheet. Just copy this. Still, if you have any doubt, please ask me. Fine. Bye everyone.